नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। सीएम गहलोत आज दिल्ली में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। विशेष विमान से जयपुर से वो रवाना हो रहे हैं। आज दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक है। सोनिया गांधी समेत कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। आज शाम 4 बजे सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। कांग्रेस चिंतन शिविर को लेकर वर्किंग कमेटी की बैठक है। उदयपुर में 13 से 15 मई तक चिंतन शिविर होगा। उदयपुर में होने वाले नव संकल्प शिविर पर चर्चा होनी है। भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी। कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च इकाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज शाम 4 बजे होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब से कुछ ही देर में दिल्ली दौरे पर रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब से थोड़ी देर बाद में विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 11 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। इससे पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते महीने दिल्ली जाकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी। दरअसल आज शाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में शाम 4 बजे आयोजित होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस चिंतन शिविर को लेकर चर्चा होगी। बैठक का मुख्य एजेंडा भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक ही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा के साथ। दिनेश, सीएम क्या दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं? देखिए, आपके पास से कुछ देर बाद में मुख्यमंत्री रवाना होंगे। तकरीबन 10:30 बजे जयपुर से रवाना होंगे। तकरीबन 11:30 बजे मुख्यमंत्री का दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। विशेष विमान से मुख्यमंत्री जा रहे हैं और कार्यक्रम वही है कि आज शाम को 4 बजे सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है, तो उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और सीडब्ल्यूसी की जो बैठक है वो खासतौर से नव संकल्प शिविर जो उदयपुर में आयोजित होना है 13 से 15 मई तक, उसे लेकर ये सीडब्ल्यूसी बुलाई गई है। इस शिविर में जो भी प्रस्ताव लिए जाएंगे या जो भी बिंदुओं पर चर्चा होगी उन सब पर इस सीडब्ल्यूसी में चर्चा की जाएगी। और नव संकल्प शिविर क्योंकि राजस्थान में आयोजित हो रहा है, राजस्थान को ये जिम्मेदारी मिली है, तो राजस्थान के नेताओं की खास जिम्मेदारी हो जाती है। दूसरे नेता भी क्योंकि राजस्थान से इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होंगे, चाहे वो डॉक्टर रघु शर्मा हो, हरीश चौधरी हो, भगवान जितेंद्र सिंह हो या रघुवीर मीणा हो, ये नेता भी मौजूद रहेंगे। तो राजस्थान के नेताओं से अलग से भी चर्चा आलाकमान कर सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ भी आलाकमान की अलग से चर्चा हो सकती है। साथ ही मुख्यमंत्री पार्टी के जो दूसरे आला नेता हैं उनसे भी अलग से चर्चा कर सकते हैं चिंतन शिविर को लेकर। और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री 11 मई को जो है वो पहुंच जाएंगे उदयपुर, और उसके बाद वहां पर खुद जो है वो व्यवस्थाओं का जिम्मा संभालेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी ये माना जा रहा है कि 11 तारीख को या उससे भी पहले कल जो है वो जा सकते हैं उदयपुर। और नवसंकल्प शिविर क्योंकि बहुत खास है कांग्रेस के लिए, जिस तरह की परिस्थितियों से कांग्रेस जूझ रही है, चुनाव परिणाम लगातार कांग्रेस के पक्ष में नहीं आ रहे हैं, और ये जो नवसंकल्प शिविर है इसमें कांग्रेस एक तरीके से चर्चा करेगी कि किस तरह की दशा दिशा पार्टी की हो आगे, और अभी क्या कमियां खामियां हैं जिसे दूर किया जाना चाहिए, तो इसे लेकर चर्चा होगी। और ये जो नवसंकल्प शिविर है ये कांग्रेस की भविष्य की एक तरीके से दिशा तय करेगा। उसके बाद कई बड़े बदलाव भी संगठन में देखने को मिल सकते हैं। तो इसे लेकर मुख्यमंत्री का ये दिल्ली दौरा है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री रवाना होंगे और नवसंकल्प शिविर क्योंकि राजस्थान को जिम्मेदारी मिली है तो उनका दौरा काफी अहम है। दिनेश बने रहिएगा, फिर से लौटूंगा आपके पास में। कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक है। कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव को लेकर यह बैठक है। पीसीसी में सुबह 11 बजे बैठक होनी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, संजय निरुपम ये बैठक लेंगे। संगठन चुनाव के लिए पीआरओ नियुक्त किए गए संजय निरुपम डीआरओ और जिला कांग्रेस कमेटियों के जिला अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। संगठन चुनाव को लेकर दिए जाएंगे जरूरी दिशा निर्देश। और इसी खबर पर दिनेश हमारे साथ बने हुए, उनके पास चलते हैं। दिनेश, एक बैठक दिल्ली में और एक बैठक अब पीसीसी की यहां पर होने वाली है, जिससे मुंबई से खास तौर पर संजय निरुपम यहां पर बुलाए गए हैं। और चूंकि ये दोनों ही बैठकें, चाहे दिल्ली की बैठक हो चाहे पीसीसी की राजस्थान की बैठक हो, इन दोनों ही बैठकों के अंदर राजस्थान को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है वो आने वाले चुनाव। क्या कुछ खास रहेगा इस बैठक में? दिनेश, मेरी आवाज मिल रही है? दिनेश से फिर से कोशिश करेंगे बात करने की। कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक जयपुर में भी होने जा रही है। संगठनात्मक चुनाव को लेकर यह बैठक होगी। संजय निरुपम यहां पर पहुंचे हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है पीसीसी में, यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में सुबह 11 बजे यह बैठक होनी है। आज एक बैठक जयपुर में और दूसरी महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में। तो पीसीसी में ठीक 1 घंटे बाद यह बैठक शुरू होने जा रही है। संजय निरुपम इसके लिए पहुंचे हैं। डीआरओ और जिला कांग्रेस कमेटियों के जिला अध्यक्ष इसमें मौजूद रहेंगे।
संगठन चुनाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, क्या कुछ इस बैठक में रहने वाला है और संगठनात्मक चुनाव को लेकर कांग्रेस राजस्थान को लेकर क्या रणनीति बनाएगी, ये इस बैठक के अंदर डिस्कस किया जाएगा और अपने आप में ये महत्वपूर्ण भी है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं दिनेश से बात करने की। दिनेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी आसिफ, मैं सुन पा रहा हूँ। दिनेश, पीसीसी में भी बैठक होने जा रही है 11 बजे। एक बैठक दिल्ली में हो रही है, महत्वपूर्ण बैठक है। एक बैठक जो है वो जयपुर में हो रही है। खुद संजय निरुपम इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे, उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है। चूंकि संगठनात्मक चुनाव को लेकर यह बैठक है, बहुत जरूरी महत्वपूर्ण निर्णय इसके अंदर दिनेश लिए जा सकते हैं। बिल्कुल आसिफ, देखिए महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। 31 मई तक ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस को मिल जाएंगे, सभी 400 ब्लॉक में अध्यक्ष मिलेंगे, साथ ही कार्यकारिणियां मिलेंगी और उसके बाद 20 जून तक जिलाध्यक्ष और कार्यकारिणियां जिलों में मिल जाएगी कांग्रेस को। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। पीआरओ क्योंकि संजय निरुपम है इस चुनाव के लिए संगठनात्मक चुनाव प्रभारी, वो कल शाम ही पहुंच गए थे जयपुर और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मिलकर आज ये बैठक लेंगे वो पीसीसी में। सभी जो डीआरओ हैं, डीआरओ जो है वो एआईसीसी की ओर से नियुक्त किए गए हैं सभी जिलों के लिए। एक एक चुनाव हम प्रभारी कह सकते हैं उनको, निर्वाचन अधिकारी एआईसीसी की ओर से नियुक्त किए गए हैं और दूसरे राज्यों से नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान से ये नहीं है बल्कि दूसरे राज्यों से हैं। ये सभी डीआरओ पहुंच चुके हैं जयपुर। उनके साथ चर्चा करेंगे कि किस तरीके से चुनाव प्रक्रिया रहेगी और जो भी जरूरी दिशा निर्देश हैं वो इस बैठक में दिए जाएंगे। कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव की अगर बात करें तो काफी अहम है क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद में कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव के जरिए कार्यकारिणियां और पदाधिकारी चुने जा रहे हैं। इससे पहले तकरीबन 3 दशक पहले चुनाव हुए थे कांग्रेस में। और राजस्थान के लिहाज से अगर बात की जाए तो राजस्थान में तकरीबन 2 साल से बिना संगठन के कांग्रेस कर रही है। जून 2020 में जब सियासी संकट खड़ा हुआ था उस तब सभी कार्यकारिणियां भंग कर दी गई थी। उसके बाद अब संगठन चुनाव के जरिए ये पदाधिकारी मिलेंगे। अब तक जो है वो बिना संगठन के या यूं कहे कि निवर्तमान पदाधिकारियों के भरोसे कांग्रेस कर रही थी प्रदेश में। अब 31 मई तक सभी जो 400 ब्लॉक हैं कांग्रेस के उनमें पदाधिकारी मिल जाएंगे और 20 जून तक जिलों में पदाधिकारी मिल जाएंगे। तो मिशन 2023 का लक्ष्य लेकर जो कांग्रेस कर रही है उसमें काफी आसानी होगी क्योंकि जब नए पदाधिकारी होंगे, नए कार्यकारिणियां होंगी और कार्यकर्ताओं को इनमें जगह मिलेगी कार्यकारिणियों में, तो वो ज्यादा उत्साह के साथ काम करेंगे और मिशन 2023 को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। जी, तो काफी अहम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद दिनेश। कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव को लेकर बैठक और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजस्थान दौरा। 10 मई को सूरतगढ़ पहुंचेंगे नड्डा। अगले 3 दिनों तक सूरतगढ़ में रहेगा सियासी सुरमाओं का जमावड़ा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया सूरतगढ़ पहुंचे। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी सूरतगढ़ पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। तो एक तरफ सीडब्ल्यूसी की बैठक होने जा रही है, प्रदेश में पीसीसी की बैठक होने जा रही है और दूसरी तरफ ये बैठक सूरतगढ़ में जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। सतीश पूनिया भी पहुंचे तैयारियों का जायजा लेने। और सतीश पूनिया पहुंचे हैं सूरतगढ़। हमारे गंगानगर संवाददाता अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, सतीश पूनिया वहां पर पहुंच चुके हैं तैयारियों का जायजा लेने, और किस तरह की तैयारियां जेपी नड्डा के दौरे को लेकर की गई हैं? कौन कौन से जो बड़े नाम हैं वो इस बैठक में पहुंचने वाले हैं? देखिए आसिफ जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के दौरे का कार्यक्रम प्रस्तावित है। कल श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में वे संभाग स्तरीय, बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ प्रदेश
पदाधिकारियों के साथ साथ जो प्रदेश स्तर की कोर कमेटी है उनकी बैठक भी लेंगे। चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनका दौरा है, तो उसकी दौरे की तैयारियों को लेकर जो रूपरेखा बनाई जा रही है उसकी सिलसिले में आज सुबह से ही श्री गंगानगर और सूरतगढ़ में भाजपा के उच्च अधिकारियों को पहुंचने का सिलसिला चालू हो चुका है। आज सुबह श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन पर राजस्थान के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह पहुंचे, जो कुछ ही देर में सड़क मार्ग के जरिए सूरतगढ़ पहुंचने वाले हैं। इसके साथ साथ बाई ट्रेन ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी सूरतगढ़ पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत सत्कार किया और धीरे धीरे भाजपा के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित अन्य जो भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो भी सूरतगढ़ पहुंच रहे हैं। क्योंकि आज कल ही जेपी नड्डा का दौरा प्रस्तावित है, तो उस दौरे की पूरी तैयारियों को लेकर के किस तरह से रूपरेखा बनाई गई है और इसके साथ साथ जो यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी हैं, जिला भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन सभी की बैठक लेकर भी कल के कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति बनाई जाएगी। जी आसिफ जी। अशोक, चूंकि तमाम बड़े नाम बीजेपी के यहां पर पहुंचने वाले, तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद सतीश पूनिया के अलावा भी जो है वो बीजेपी के बड़े नेता पहुंच रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस की आने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां और दूसरी तरफ खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी की पूरी तरीके से इन आने वाले चुनाव को लेकर जो है वो रणनीति तैयार की जा रही है, पूरा फोकस आने वाले चुनाव पर। अशोक, बिल्कुल आसिफ जी, इसमें कोई शक नहीं। एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी अब अगले साल होने जा रहे राजस्थान में विधानसभा चुनावों पर नजर बनाए रखे हैं। और देखा जाए तो मोटे तौर पर तीनों ही राजनीतिक पार्टियों ने, इवन आम आदमी पार्टी ने भी राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर शंखनाद कर दिया है। उदयपुर में भाजपा का, कांग्रेस का जो सम्मेलन होने जा रहा है, साथ ही साथ दूसरे से श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जो मरुधरा के सरहदी जिले हैं, साथ ही साथ कृषि प्रधान जिले हैं, इन दोनों ही जिलों के जरिए पूरे के पूरे बीकानेर संभाग को साधने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल पहुंचेंगे तो न केवल बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे, बल्कि प्रत्येक कार्यकर्ताओं को अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए और साथ ही साथ रणनीति बनाने। धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गंगानगर सूरतगढ़ पहुंचने वाले और उनकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता गंगानगर इस समय पहुंच रहे हैं। कांग्रेस की गौरव यात्रा आज जयपुर में, अजमेर जिले से जयपुर के दूदू पहुंचेगी। गौरव यात्रा दूदू में शाम को विशाल सभा का आयोजन होगा। शाम 7:30 बजे सभा का आयोजन किया जाएगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई मंत्री संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसमें शामिल हो सकते हैं। 6 अप्रैल को साबरमती से ये गौरव यात्रा शुरू हुई थी। जयपुर जिले में 13 दिन तक ये यात्रा रहेगी। 1 जून को दिल्ली में राजघाट पर इस यात्रा का समापन होगा। जोधपुर झंडा विवाद, जोधपुर में सामान्य होने लगे हैं अब हालात। 10 मई तक कर्फ्यू बढ़ाया गया। 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू 2 दिन और बढ़ा है। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ढील दी जाएगी। डेयरी, किराना की दुकानें खुली रहेंगी। रोजमर्रा की जरूरी सामान की दुकानें भी खुलेंगी। इंटरनेट से बैन हटा लिया गया है। तो जोधपुर में अब पटरी पर लौट रही है जिंदगी। धीरे धीरे कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। इसके साथ ही इंटरनेट पर जो बैन था, इंटरनेट को जो बंद किया गया था, इंटरनेट को भी खोल दिया गया है। और तमाम जरूरी सामान जो जीवन यापन में काम आता है, वो फल, सब्जी, दूध, दवाई, वो तमाम सामान की दुकानें जो हैं वो अब खुल रही हैं। और लोग जो है बहुत शांतिपूर्वक तरीके से जोधपुर के अंदर अनुशासित तरीके से घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपनी जरूरत का सामान खरीदकर घरों की तरफ लौट रहे हैं। हालांकि पुलिस की पैनी नजर लगातार जोधपुर पर बनी हुई है। बिन समाधान 39 दिन, जयपुर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना जारी है और आज 39 दिन हो चुके हैं। शहीद स्मारक पर सीएचए का यह धरना चल रहा है। तेज गर्मी में धरने पर बैठे कोविड सहायक।
तो 1 महीने से ज्यादा 39 दिन आज बीत चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई संवाद नहीं। लगातार सीएचए 39 दिनों से इस शहीद स्मारक पर डटे हुए 28,000 कोविड सहायक, जिन्हें संविदा के तौर पर कोविड के दौरान लिया गया था, मेडिकल हेल्पर के तौर पर, और अब जब कोविड के आंकड़े कम हुए तो सरकार ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया और इसके बाद ये लगातार बैठे हैं यहां पर सरकार से अपनी नौकरी की मांग को लेकर, और इनका कहना है कि इन्हें संविदा पर कंटिन्यू किया जाए। हालांकि सरकार और संविदा पर लगे कोविड सहायकों के बीच में ये लिखित दस्तावेज था कि कोविड तक ही इनका उपयोग किया जाएगा। बावजूद इसके तमाम कोविड सहायक अब चाहते हैं कि उन्हें सरकार जो है वो कंटिन्यू करे। स्वास्थ्य सहायकों का मानदेय 7,900 रुपए प्रति माह तय किया गया था। कोविड काल में स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रखने के लिए ये नियुक्तियां की गई थी। 31 जुलाई 2021 से ये नियुक्ति प्रभावी थी और प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक कोविड स्वास्थ्य सहायक की भर्ती की गई थी। पीएचसी पर, O2 और सीएचसी पर भी। तो फिलहाल 39 दिनों से कोविड सहायक शहीद स्मारक पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, सरकार से लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार और सीएचए के बीच किसी तरह का संवाद का सेतु नहीं बन पाया है। हालांकि शुरुआत में कांग्रेस नेता हरीश चौधरी यहां पर पहुंचे थे, बातचीत की, सरकार तक, सीएम तक इनकी बात पहुंचाने का वचन दिया, लेकिन बाद में ये बातचीत कहीं न कहीं जो है वो आगे निरंतर नहीं हो पाई, सरकार के साथ संवाद लगातार नहीं हो पाया और अब 39 दिनों से ये लगातार यहां पर बैठे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ गस्ती के साथ। सौरभ, 39 दिन कोई बातचीत नहीं, कोई संवाद नहीं और सीएचए अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और सरकार की तरफ से कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। आगे की क्या रणनीति, क्या बातचीत की गुंजाइश बनेगी? देखिए, फिलहाल तो बातचीत की गुंजाइश बनती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस प्रकार से इन लोगों को पहले सरकार की ओर से वॉलंटियर फोर्स का जो प्रस्ताव दिया गया था उस पर इन्होंने इनकार कर दिया और उसके बाद से किसी भी प्रकार की बातचीत जो है वो नहीं हो रही और ना ही कोई आश्वासन अब इन तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायकों को मिल रहा है। लेकिन इन लोगों ने भी लगातार आंदोलन करने की जो है वो चेतावनी दे रखी है और उसी के तहत आज 39वां दिन जो है वो हो चुका है। अब 12 मई को ये महापंचायत जो है वो आयोजित करने जा रहे हैं और तमाम लोगों को, संगठनों को, किसान नेताओं को बुलाने की कोशिश जो है वो इनके द्वारा की जा रही है। अलग अलग लोगों से ये लोग मिल रहे हैं। अब देखना होगा कि किस प्रकार का समर्थन ये जुटा पाते हैं और इस महापंचायत से किस प्रकार से इनकी मांगों पर असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन साथ ही ये 13 तारीख को जब कांग्रेस का चिंतन शिविर जो है वो उदयपुर में शुरू होने जा रहा है तो वहां पर भी घेराव की बात जो है वो कर रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल किसी भी प्रकार से ना तो कोई आश्वासन मिल रहा है, ना बातचीत का न्योता इन्हें मिल रहा है। इस लिहाज से आंदोलन जो है वो लगातार जारी है और बड़ी संख्या में कोविड स्वास्थ्य सहायक शहीद स्मारक पर न सिर्फ जुटे हुए बल्कि अपने आंदोलन को और तेज बनाने की रणनीति पर लगातार काम भी कर रहे हैं। जी आसिफ। सौरभ, चूंकि बार बार चर्चा इसी को लेकर हो रही है कि कहीं कोई संवाद जो है संवाद नहीं हो पाने की वजह से समाधान भी नहीं निकल रहा है। कांग्रेस नेता भी यहां पर पहुंचे थे, कोविड सहायकों से बातचीत के लिए समाधान का आश्वासन भी दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये गतिरोध लगातार बना हुआ है और अगर संवाद निरंतर होता है, सरकार की तरफ से अगर नुमाइंदे इनके साथ बैठकर बातचीत करते हैं तो कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, क्योंकि पिछले 39 दिनों से लगातार बैठे हैं इस 43 डिग्री के टेम्परेचर में छोटे छोटे बच्चों के साथ। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जब तक बातचीत नहीं होती तब तक जो है वो समाधान जो है वो नहीं निकल सकता। जिस प्रकार से
कांग्रेस नेता हरीश चौधरी हों, प्रताप सिंह खचरियावास हों, और उसके अलावा बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे, आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे, हनुमान बेनीवाल यहाँ पर पहुंचे, जो विजय बैसला है, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे, वो भी यहाँ पर पहुंचे। तमाम लोग यहाँ पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से, क्योंकि जिस प्रकार का आश्वासन हरीश चौधरी ने दिया था, कहा था मुख्यमंत्री से बात करूंगा, प्रताप सिंह खचरियावास ने भी यही कहा था कि मुख्यमंत्री से बात करूंगा, और इनकी मांगों पर काम हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब होगा, इसको लेकर अभी तक कोई भी ऐसा जवाब जो है वो सामने नहीं आया है। इस लिहाज से तमाम ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और चूंकि जिस प्रकार से आश्वासन इनको शुरुआत में मिले थे, उससे इनको ऐसा लगा था कि कहीं न कहीं इनकी मांग जो है वो पूरी हो सकती है। इस लिहाज से ये लोग लगातार यहाँ पर जमे हुए हैं, डटे हुए, न सिर्फ जयपुर में बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार ये लोग प्रदर्शन भी जो है वो कर रहे हैं। साथ ही ब्लड डोनेशन की बात हो या फिर अन्य कार्यक्रम, तमाम ये कार्यक्रम करके अपनी बात जो है वो मनवाने की कोशिश सरकार से कर रहे हैं। जी बिल्कुल सौरभ, हालांकि आश्वासन दिया गया था, चाहे वो हरीश चौधरी हो, प्रताप सिंह खाचरियावास हो, और जैसा कि आपने बताया कि कहना भी उनका यही है कि बातचीत चल रही है, समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बातचीत चल रही है और क्या समाधान निकाला जाएगा, ये कोई बात या कोई रास्ता या सूरत जो है वो नजर नहीं आ रही। ना सीएचए तक जो है किसी तरीके का इन्विटेशन आया बातचीत का कि आपका कोई डेलीगेशन वहां पर पहुंचे, सरकार के साथ बातचीत करे। अब जब सिर्फ बातचीत चल रही है और कोई तरीका, कोई रास्ता इनको नहीं पता है, तो ये गतिरोध टूटेगा कैसे? देखिए, गतिरोध टूटने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि देखिए ये तमाम लोग जब ये लगे थे तो इनको संविदा पर लगाया गया था, तो ये तय था कि संविदा कर्मी को जो है वो आज नहीं तो कल जो है वो हटाया जाएगा, और इन्हें पर्टिकुलर कोविड काल के लिए ही लगाया गया था। इसलिए से कोविड काल अब खत्म हो चुका है, और जिस प्रकार की मांग कर रहे हैं आसिफ, एक कोविड स्वास्थ्य है कि 7,900 रुपए सैलरी होती है हर महीने की, और इस हिसाब से देखें कि 28,000 ये कोविड स्वास्थ्य आएंगे, तो सालाना जो है वो इन पर 300 करोड़ रुपए का खर्चा जो है वो सरकार के सामने आता है। ऐसे में सरकार क्या कुछ बीच का रास्ता निकालती है, कैसे इन्हें समझाती है, ये अलग बात है कि सरकार के स्तर पर इस प्रकार के कोई प्रयास होते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं कि इनको मनाया जाए, इन्हें जो है वो समझाया जाए कि इस प्रकार से जो है वो नौकरी हासिल नहीं की जा सकती, वो भी कोशिश होती हुई नजर नहीं आ रही। तो एक डेडलॉक जरूर बना हुआ है। सरकार का कोई प्रतिनिधि अगर यहाँ आता और इन्हें समझाता तो संभवतः कुछ बात बनती, लेकिन ऐसी बातचीत भी नहीं हो रही, और इसके कारण से क्योंकि जिस प्रकार से शुरुआत में इनको आश्वासन मिला था। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और देवा हत्या मामले में अपडेट, आरोपी भैरू गुर्जर की आज फिर कोर्ट में पेशी होगी। 3 दिन के रिमांड पर भैरू गुर्जर था। रिमांड के दौरान उसने कई चौंकाने वाले राज उगले हैं। हत्या के लिए भैरू ने भाई, बेटे और जीजा को भी गैंग में शामिल किया था। मंडाना के जंगलों से भैरू गुर्जर गिरफ्तार हुआ है। 1 महीने से भैरू गुर्जर फरार था। और इसी खबर पर ओम प्रकाश संवाददाता कोटा हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, जैसा कि खबर मिल रही है कि भैरू गुर्जर ने इस रिमांड के दौरान कई चौंकाने वाले राज उगले हैं, क्या कुछ जानकारी दी है इसने पुलिस को? जी, इन मामले में इन्होंने कई लोगों को शामिल किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3-4 जो गैंग थी, जिन तमाम गैंग का दुश्मन एक ही जो जिसको माना जाता था हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर को, इन्होंने पूरी प्लानिंग की। और सबसे बड़ी बात है कि जब उनको आभास हो गया था हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर को कि ये सभी मिलकर हमारी हत्या कर सकते हैं, तो उन्होंने पहल की थी इस मामले में समझाइश करने की, विवाद को सुलझाने की थी। और उन्होंने कहा था कि आप ये हर जो शर्त है वो मान लेंगे, लेकिन शायद इनको पूरा विश्वास नहीं था। और तमाम जब गैंग के सदस्य मिल गए थे तो उनमें वैचारिक समानता बनाने के लिए उन्होंने पूरी तरह से पूरी प्लान के तहत हत्या की वारदात को अंजाम दिया। यानी कि ये पूरी तरह से वहाँ योजनाबद्ध तरीके से वहाँ जो 4 जुलाई को रावतबाटा के एक
सैलून में हथियारबंद बदमाश गए और पूरी तरह से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। इस मामले में अब हालांकि एकमात्र जो इनामी बदमाश बेरू गुजर बचा था, इनको भी पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद लगभग पूरी तस्वीर साफ हो गई है कि जो विवाद था उसी के चलते, प्लॉट का विवाद समझो या जो ठेकेदारी में अवैध वसूली को लेकर ये तमाम तरह के जो विवाद थे, उस विवाद के चलते इन्होंने हिस्ट्री शीटर की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल एक माह की जो कड़ी मशक्कत के बाद जो जंगलों में था, तो वहां ये छुपा हुआ था और पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया और 3 दिन के रिमांड के दौरान इन्होंने कई इस तरह की बातें उगली है। हालांकि बहुत सारी बातें मीडिया को पुलिस द्वारा नहीं बताई गई है। थोड़ी देर बाद में जब मीडिया से मुखातिब होंगे, रिमांड के बाद में जब उनको कोर्ट में पेश करने के बाद जब पुलिस अधिकारी इस मामले में कोई और बयान देंगे, तब और तस्वीर कुछ खुल के सामने आ जाएगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि 1 महीने तक घने जंगलों में घूमने वाला, फरारी काटने वाला इस बदमाश को फिलहाल गिरफ्तार कर 3 दिन के रिमांड पर लिया और रिमांड के दौरान पुलिस की टीम ने पिस्टल बरामद कर ली और वारदात में प्रयुक्त वाहन बरामद कर लिए और भी कई ऐसे चीजें हैं जो इन्होंने राज उगले हैं। फिलहाल रिमांड के दौरान अब थोड़ी देर बाद में कड़ी सुरक्षा के बीच में इसको कोर्ट में पेश किया जाना है। जी ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जालोर में किसानों की महापंचायत, जोइला डायवर्जन को लेकर किसानों की महापंचायत है। आज आहोर उपखंड मुख्यालय पर किसान महापंचायत होगी। एमएलए छगन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में किसान जुटेंगे। करीब 20,000 किसानों के आने की संभावना है। सूखड़ी नदी पर बनाए जा रहे डायवर्जन के खिलाफ आंदोलन, निर्माण कार्य रोकने की मांग की जा रही है। तो जोइला डायवर्जन को लेकर किसान फिर से इकट्ठा हो रहे हैं और जैसी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगभग 15 से 20,000 किसान यहां पर इकट्ठा होंगे। ये वो तस्वीरें जो डायवर्जन बनाया जा रहा है, इसी डायवर्जन को के खिलाफ किसान यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। एमएलए छगन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में ये किसान यहां पर जुटेंगे, जहां पर ये काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि 15 से 20,000 किसान यहां पर पहुंचेंगे। ये एक नदी है, पुरानी नदी है और इसके ऊपर एक डायवर्जन बनाया जा रहा है। किसानों ने इस डायवर्जन के खिलाफ आवाज उठाई। सूखड़ी नदी के ऊपर बन रहे डायवर्जन के खिलाफ ही आज किसान यहां पर इकट्ठा होने वाले हैं। कोटा के सुल्तानपुर इलाके में चोरों ने एक ही रात में 5 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चोरों की गैंग ने 5 दुकानों को निशाना बनाते हुए हजारों रुपए की नकदी, सोने चांदी के सिक्के सहित अन्य कीमती सामान गायब कर दिया। खास बात यह है कि चोर तो फरार हो गए, लेकिन उनकी करतूत पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस मामले में पीड़ित दुकानदारों की ओर से पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई। दूसरी जगहों की तरह यहां भी चोरों ने सरियों की मदद से 5 दुकानों के शटर को ऊंचा किया और उसके अंदर दाखिल हो गए, फिर चोरी कर निकल गए। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।